This video is going to be a cheat code for you if you want to clear IELTS reading. यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ हर तरह का क्वेश्चन जो भी रीडिंग के अंदर आता है, क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती हैं while attempting any question एंड क्या ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी होती हैं। आप क्या करो इस टाइम पे, जस्ट हैव अ नोटबुक एंड अ पेन विद यू ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर पाओ जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। We even run online IELTS, PTE, CELPIP and spoken English classes. So if you want to join the classes, you can simply send a WhatsApp message या आप directly मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. I'll pick your call and then we'll discuss all the things. First let's see true, false, not given. So true, false, not given के जो question आते हैं ना, इसमें आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर 100% स्टेटमेंट मैच करती है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एवरीथिंग मैचेस फ्रॉम दैट मींस इतनी चीज भी मैच करती है ना, फिर ही आंसर आपने ट्रू लगाना है, अदरवाइज वो आपका आंसर ट्रू नहीं होने वाला। अगर आपकी बात 100% कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मींस 100% ओपोजिट है विद व्हाट हैज बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, फिर आपका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स और नॉट गिवन एक ऐसी ऑप्शन है जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स फंसते हैं। दिमाग में एक चीज रखो कि फॉल्स आपका तभी आएगा जब सारी की सारी बात गिवन है बट अपोजिट सेंस के अंदर। देन कम्स नॉट गिवन। नॉट गिवन आपका तब होता है जब या तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, आप लोकेशन पर पहुंच गए, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो गए हो बहुत ज़्यादा, दैट मैं इसका नॉट गिवन लगाऊं या मैं इसका फॉल्स लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही, 90% ऑफ द केसेस के अंदर वो क्वेश्चन आपका नॉट गिवन निकलता है। वहाँ सिंपली आंसर अपना नॉट गिवन लगाओ और आगे चलो। नॉट गिवन और फॉल्स में बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी दी होगी बट एक ओपोजिट सेंस के अंदर, बट यहाँ पर नॉट गिवन में आपको इंफॉर्मेशन जो होगी बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग होगी या ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं होगी। एक बार डीप तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ। नो नॉट गिवन होते हैं या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, वो टोटली सिमिलर होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब भी आपका आंसर येस है या ट्रू है ना, तो सारी की सारी चीज़ मैच करेगी। नो है या फॉल्स है तो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। नॉट गिवन है तो आधी इन्फॉर्मेशन होगी या बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक केस। लाइक सिंपल हमारे पास ना एक ही क्वेश्चन है, राम हैज़ अ रेड कार। ओके, राम हैज़ अ रेड कार। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में अगर ऐसा लिखा होगा तो आंसर अपना ट्रू कब होगा। ये देखो, इन पास्ट राम always bought any vehicle in white color, but recently he has got a fascination for red color. Due to this, last week he got a new shining red Mercedes E-Class. यहाँ पर क्या था, राम हैज़ अ रेड कलर कार, राम के पास लाल गाड़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, he got a new shining red Mercedes, मतलब उसके पास रेड कलर की कार है। टोटली बातें मैच कर गई तो आंसर हमने क्या लगा दिया अपना ट्रू। अब देखो, अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी आ जाती, that Ram has 2 bikes and a car. All are white in color. Now he plans to buy a new car which would be most probably red in color. अब आप कहोगे सर गाड़ी का रंग यहाँ पर भी तो रेड है, पर वो क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में था he has a red color car, उसके पास रेड कलर की गाड़ी है, प्रेजेंटली है। बट यहाँ पर क्या है, all are white in color, तीनों चीज़ें कलर में वाइट हैं, रेड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स। लाल गाड़ी उसने अभी लेनी है, अभी उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेटमेंट टोटली अपोजिट थी, या रेड कार थी या वाइट कार थी, आंसर आ गया फॉल्स। अगर कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ जाती, राम लव्स टू मॉडिफाई हिज कार्स, ही यूजुअली गेट्स न्यू एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड इन द कार, नाउ ही प्लान्स टू गेट न्यू अलॉय व्हील्स फॉर हिज 5 years old टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब यहाँ पूरे में कहीं भी कलर की बात ही नहीं हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। अगर यहाँ पर कलर की हल्की फुल्की बात हो जाती, यहाँ पर वो कहते थे दैट ही इज गोइंग टू हैव ब्लैक सीट कवर्स इन हिज कार, अब कलर भी आया है बट सेंस नहीं मैच कर रही, जो चाहिए था वो नहीं था, तो इस केस में आपका आंसर नॉट गिवन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखना आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इधर कह रहा है दैट द फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। जो फेस्टिवल है वो हर साल होता है। चलो इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एज यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ जून दिस ईयर ऑन सैटरडे टू मंडे 27 to 29 जून। यहाँ पर एज यूजुअल आ गया, यहाँ पर क्या था, एवरी ईयर, तो बात टोटल की टोटल मैच कर गई, तो आंसर आ जाएगा अपना ट्रू। नेक्स्ट इज दिस ईयर्स फेस्टिवल फोकस ऑन द टाउन हिस्ट्री। टाउन की हिस्ट्री पे इस साल का फोकस जो है
क्या कहते हैं, इस साल के फेस्टिवल का फोकस है वो टाउन की हिस्ट्री के ऊपर है. बट द स्टेटमेंट सेज इज द थीम इज रिप्टन थ्रू द एजेस. द थीम इज रिप्टन थ्रू द एजेस. रिप्टन यहाँ पे टाउन का भी नाम है. थ्रू द एजेस मीन्स हिस्ट्री, और रिप्टन टाउन का नाम. टाउन भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया. तो इन दोनों केसेस में अपना जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 100% चीज़ें इन दोनों क्वेश्चंस की वहाँ पर मैच कर गई थी. पर देखते हैं कि फॉल्स किस कैटेगरी में होगा. ये क्वेश्चन देखो, द बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स. बारबेक्यू जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर बारिश हो जाती है तो. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द सैटरडे बारबेक्यू विल स्टार्ट एट 2 PM एंड कंटिन्यू अंटिल 10 PM विद अ बाउंसी कैसल फॉर किड्स. The barbecue will be the barbecue will be held in Palmer's Field or in the town hall if there is rain. कह रहे हैं जो बारबेक्यू है या तो वो पामर्स फील्ड के अंदर हो जाएगा या फिर वो टाउन हॉल के अंदर हो जाएगा अगर बारिश आती है तो. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स. यहाँ पर टोटल कैंसिल की बात आ रही है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्टिल होगा बट कहीं और हो जाएगा. बारबेक्यू कैंसल्ड, नॉट कैंसल्ड, हो रहा है. बारिश की बात भी हुई, बारिश की बात भी हुई. आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स. क्यों? क्योंकि 100% चीजें मैच कर गई बट अपोजिट सेंस के अंदर, कॉन्ट्राडिक्टिंग सेंस के अंदर. नॉट गिवन किस कैटेगरी में होगा. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गुड्स डिस्प्लेड इन द क्राफ्ट फेयर आर अनलाइक वंस फाउंड इन द शॉप्स. जो गुड्स क्राफ्ट फेयर में दिखाए जा रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे शॉप्स में मिलते हैं. यहाँ पर देखते हैं, द क्राफ्ट फेयर इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. कम एंड मीट प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स and craftsmen and women who will display their jewelry, paintings, ceramics and much more. They will also take orders, so if you want one of them to make something especially for you, just ask. You will get it within a month of the festival ending. यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर भी शॉप्स की बात ही नहीं आई, कंपैरिजन भी नहीं आया. तो आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन. बिकॉज यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी. हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आंसर हमारा क्या हो सकता है. तो जब आपको ऐसी कंफ्यूजन देखने को मिले या फिर क्लैरिटी ना आए तो उस टाइम पर आपने आंसर अपना जो है वो नॉट गिवन लगा देना. बिकॉज हमारे पास अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जिस वजह से हम ट्रू या फॉल्स आंसर लगाएं. शॉप्स की बात ही नहीं थी, अनलाइक जैसा वर्ड ही नहीं आया, कंपैरिजन था ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा नॉट गिवन. तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ब्लैंक्स, या इनको हम सेंटेंस कंप्लीशन भी कह देते हैं. इनको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है. एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, अ वर्ड बिफोर एंड अ वर्ड आफ्टर. ब्लैंक के पहले का एक वर्ड और बाद का एक वर्ड आपने देख के ही चलना है. बिकॉज 60-70% केसेस में क्या होता है कि आपको ना पैराग्राफ के अंदर सिमिलर वर्ड्स वैसे दिख जाते हैं. जो आपका आंसर होता है ना, उसका एक पहले वाला वर्ड या उसके एक बाद वाला वर्ड है जो वो स्ट्रेट क्वेश्चन वाले वर्ड से मैच कर जाता है. एट दैट टाइम आप इजीली बहुत एफिशिएंट फास्ट तरीके से अपना आंसर लगा सकते हो. यहाँ तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है. एंड 60-70% केसेस के अंदर ये चीज़ होती है. मोस्टली ब्लैंक के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही होते हैं एंड 100% आपके वो सही जा सकते हैं इस तरीके से. देन कीप वन थिंग इन माइंड दैट व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. क्वेश्चन की डिमांड क्या है. हम सीधे देख लेते हैं कि ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ फिट करते हैं. आप ये सोचो, एंटिसिपेट करो, प्रिडिक्ट करो कि यहाँ क्या आना चाहिए. व्हाट सूट्स द बेस्ट ओवर हियर. क्या यहाँ पर नाउन आना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन आना चाहिए, या यहाँ पर प्लूरल नाउन आना चाहिए, या यहाँ कोई वर्ब आनी चाहिए. ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी है. अब एक ट्रिक दिमाग में रखना, अगर आपकी ब्लैंक से पहले ए, एन या फिर द है तो आपका आंसर हमेशा सिंगुलर होगा. आपका आंसर हमेशा सिंगुलर होगा. आपके आंसर के साथ एस या फिर ईएस बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आपका आंसर नहीं होगा. इस केस के अंदर आप याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा. अब अगर ब्लैंक से पहले आपके पास वर्ड्स हैं जैसे कि सम, फ्यू, सर्टेन, देन यहां पर इन केसेस के अंदर आपका जो आंसर होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. एस या ईएस लगा होगा उसके साथ, या फिर जो सब्जेक्ट है वही प्लूरल होगा. इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें. छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकती हैं आपका. ये सिंपली दीज आर माइंड गेम्स, ये ट्रिक है, आप इसको फॉलो करो, इजीली स्कोर आएगा. देख के करो क्वेश्चंस को हमेशा. देन फाइंड सिमिलर वर्ड्स. नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट स्टेप इज दैट फाइंड सिमिलर वर्ड्स.
क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सिमिलर वर्ड्स ढूंढो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिया सेम ही वर्ड्स आप ढूंढने चले गए हो, सेम कभी भी नहीं होने वाले। माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है वहां पर क्रूशियल होगा, अगर यहाँ पर फैट लिखा है वहां पर ओबीज लिखा होगा, अगर यहाँ पर कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो उसका सिमिलर वर्ड ही दिया होगा, सिमिलर सेंस दी होगी, सेम मीनिंग दिया होगा, सेम वर्ड नहीं होगा। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, यू विल फॉर श्योर बी एबल टू फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स इन अ वेरी इजी मैनर। चीजें मैच करवाओ, ज्यादा से ज्यादा मैच कर गई, लोकेशन पे पहुंच गए, जजमेंट का टाइम मिल जाएगा, आंसर आप लगा लोगे। देन इज लोकेट, दैट हाउ टू लोकेट द आंसर। लोकेट करना भी एक तरीका होता है। लोकेट कैसे करेंगे? ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, ऊपर वाला क्वेश्चन जब देख लिया, मार्क कर लो कि मुझे यहां पर इस लाइन में मैंने ये क्वेश्चन ढूंढ लिया, अगले वाला मुझे इससे आगे ही मिलने वाला है। ओके, दोबारा से ऊपर ना जाओ, एक ऑर्डर में रीड करो चीजों को, लोकेट करो कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, जो आप चाहते हो, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन फाइंड करना ही 80% ऑफ द थिंग है। लोकेशन मिल गई, आंसर फाइंड करना, आंसर लगाना, वो 20% ही काम रह जाता है फिर आपका। लोकेशन पे पहुंचो पहले, वो सिमिलर वर्ड्स देख के पहुंचोगे, सही ऑर्डर देख के पहुंचोगे, इन चीज़ों को माइंड में रखो। आफ्टर दैट कम्स जजमेंट, जज करो। अगर आपको एक लाइन मिल गई है जो आपकी लोकेशन है, वहां पर आप देखो, अगर 3-4 वर्ड्स हैं, आपको लग रहा है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, फिट करवा के देखो, जो सेंस बनाए। हमेशा ब्लैंक का आंसर लगा के ना ये देखो कि सेंस उसकी बन रही है या नहीं। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स देखे हैं वो लिख देते हैं आंसर, सेंस कोई बन नहीं रही होती उसकी। सेंस जरूर बनाओ, डज इट मेक अ मीनिंग। अगर कोई इसको पढ़े, क्या उसको कुछ समझ आएगा या नहीं, ये चीज आप माइंड में रख लोगे तो ब्लैंक्स हमेशा 100% आपकी ठीक जाने वाली हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स कि इसको रियल में अटेम्प्ट कैसे करना। आपने ब्लैंक के पहले वाले अक्षर को और ब्लैंक के बाद वाले अक्षर को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। कुछ है लंदन में जो रैपिडली इंक्रीज हो गया 1800 और 1850 के बीच में। फाइन, नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड सिमिलर वर्ड्स। जैसे यहाँ पर इंक्रीज लिखा है तो मैं इंक्रीज जैसा वर्ड वहाँ पर कुछ ढूंढूंगा। यहाँ पर रैपिडली लिखा है तो मैं रैपिडली जैसा वर्ड ढूंढूंगा। ओके, आपको वर्ड्स ढूंढने हैं जो सिमिलर सेंस बनाते हों। अब यहाँ पर ब्लैंक से पहले हमारे पास द है। द एक आर्टिकल होता है। जब भी आपके पास ए, एन या द आ जाए, सो द आंसर विल ऑलवेज बी सिंगुलर। फाइन, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देन यहाँ पर भी देखो, ब्लैंक से पहले द है, आंसर सिंगुलर होगा। यहाँ पर देखो अ नंबर ऑफ डैश, जब भी आपको अ नंबर ऑफ आ जाए या सम आ जाए या सर्टेन आ जाए, तब आपका आंसर प्लूरल होगा। तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर भी आपके पास ब्लैंक से पहले द है, आंसर विल बी सिंगुलर। यहाँ भी सिंगुलर। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्क द टनल वॉज कवर्ड विद डैश। यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी जो जिसने टनल को कवर कर दिया था। एक बात याद रखना कि हर एक क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड करते चलना है कि डिमांड क्या है, पूछ क्या रहे हैं। अब यहाँ पर था द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड, कुछ बड़ा है, क्या बड़ा है, क्या ज़्यादा हो गया है, आपने प्रेडिक्ट करना है। देन बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। अब ये टू बेटर हाउसिंग इन द डैश, यहाँ फॉर श्योर किसी लोकेशन की बात होगी, लोगों को कहीं मूव कर रहे हैं। A number of dash agreed with Pearson's idea. A number of dash, number of कुछ agree कर गए। लोग ही agree करते हैं बात के साथ, कोई ना कोई लोग होंगे यहाँ पे, टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। प्रिडिक्ट करो आंसर को। The company initially had problems getting the dash. कंपनी को प्रॉब्लम हुई कुछ लेने के अंदर। Needed for the project, कोई चीज़ प्रोजेक्ट के लिए नीडेड थी, कोई चीज़ प्रोजेक्ट के लिए नीडेड थी। वो क्या हो सकती है? फंडिंग हो सकती है, अप्रूवल हो सकती है। आंसर को प्रेडिक्ट करते चलना है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फाइंड। आंसर ऐसा होना चाहिए जो लाइन को कंप्लीट करे, सेंस बनाए। सेंस बननी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपेयर्ड इन द डैश। नेगेटिव आर्टिकल्स अपेयर हुए इन द डैश, कहाँ होंगे? न्यूज़पेपर में होंगे या मैगजीन में होंगे या फिर इंटरनेट पे होगा, कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ आएगी। Predict the answer. Last, with the completion of the brick arc, the tunnel was covered with dash. टनल किसी चीज़ से कवर हो गई। अब टनल है, किस चीज़ से कवर हो सकती है? सीमेंट आ सकता है, सॉयल आ सकता है ना? कुछ ऐसी ही चीज़ से टनल कवर होगी। टनल इज़ अ वेरी बिग थिंग नाउ। तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। दिस इज़ द वे टू डू ब्लैंक्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, ए एंड द का ध्यान रखो।
ये देखो कि आना क्या है, क्वेश्चन आपका क्या डिमांड कर रहा है, और व्हाट थिंग मेक्स सेंस, सेंस क्या डालने से बनती है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही कुछ भी वहाँ से देख के यहाँ नहीं लगाना, सेंस ज़रूर बननी चाहिए आपके सेंटेंस की। द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन टाइप ऑन माई यूट्यूब चैनल इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। मोस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं सर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की वीडियो बनाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके अंदर ही। देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं पहले स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु रिक्वायर्स कि आपके 23 टॉपिक्स आ जाए, आपका 6 बैंड का स्कोर बन जाए, देन आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं दे नीड टाइम, दे नीड अंडरस्टैंडिंग, और ये आते भी मोस्टली आपको पैसेज 3rd के अंदर है, तो प्रिटी डिफिकल्ट होता है इनका लेवल। ये चीज़ दिमाग में रखो कि अगर आपका स्कोर रिक्वायरमेंट हाई है, इफ़ यू नीड अ हाई स्कोर लाइक 7, 7.5, देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इनको आपको पढ़ के अंडरस्टैंड करके करना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का तरीका है। देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। अगर वो फॉलो कर लोगे तो आपका स्कोर आ जाना है इसके अंदर भी। अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। फर्स्ट इज नंबर 1 थिंग, छोड़ दो सभी चैनल्स को, सभी ट्रिक्स को जो भी वो बता रहे हैं, सिंपल इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। पहले पैसेज पढ़ो, देन हेडिंग्स में जाओ। बहुत जगह मैंने देखा है वो कहते हैं कि पहले हेडिंग्स पढ़ लो, सभी हेडिंग्स याद हो जाएंगी, फिर पैसेज में जाओ। कुछ भी नहीं याद होना। रीड अ पैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल। एक पैसेज पढ़ो, ए को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, वहाँ देखा क्या बातचीत हुई है, उस बात को फिर जाके अकेली अकेली हेडिंग के साथ मैच करवाया। सारी हेडिंग्स इकट्ठी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक पैरे पे एक ही हेडिंग लगनी है। फाइन, पहले पैसेज पढ़ो ध्यान से, देन गो टू द हेडिंग्स। हैव अ जनरल आइडिया। कोई भी नहीं कह रहा कि बहुत डीप में जाओ, डीप में जाओगे कुछ भी नहीं समझ आना। वहाँ टेक्स्ट ही ऐसे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ही ऐसी होती है जो मुझे नहीं समझ आती। आप क्या करो कि सिंपली वहाँ पर एक जनरल आइडिया लेके चलो, दैट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बात हो रही है। अगर आपने मुझे बताना हो कि सर इसमें ये बात हुई है, आप बस इतना समझ के चलो, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन, दिस इज अ ट्रिक। मतलब 50-60% ये चल जाती है, हर बार नहीं। दैट फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन जो होती है ना पैराग्राफ की, वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, वहाँ से आपको बड़ा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है। तो हमेशा इसके साथ मत चलना, बट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन। हमेशा पहली और लास्ट लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ के चलो। ये हो गया। देन कम्स अ सिचुएशन जब लगता है कि 2 आंसर्स मैच कर रहे हैं, 2 हेडिंग्स मैच कर रही हैं। एट दैट टाइम मार्क बोथ, दोनों को मार्क कर दो और आगे चलो। होगा क्या, इवेंचुअली जब आपने बी रीड कर लिया, सी रीड कर लिया, डी रीड कर लिया, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या पता जो 2 लगाई थी उनमें से एक आपकी आगे लग जाए। टाइम ना वेस्ट करो, 2 लग रही हैं तो 2 लगा दो, आगे चले जाओ, बाद में उसको ठीक कर लेना आगे। फाइन, बिकॉज नंबर 1 चीज़ है इसके अंदर कि सारे पैराग्राफ्स रीड कर रहे हैं। सारे पैराग्राफ जब रीड कर लोगे ना, क्लैरिटी असल में तब आएगी। पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ करते हुए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इतनी मुश्किल लगेंगी। क्यों? बिकॉज यू स्टिल डोंट हैव द क्लैरिटी कि बात क्या हो रही है हर पैसेज के अंदर, आपको समझ ही नहीं लगेगा। बट वंस यू वुड हैव रेड ऑल द पैराग्राफ्स, वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द हेडिंग्स, देन क्लैरिटी आ जाएगी, माइंड ओपन होगा, फिर आप इजीली उसको कर पाओगे। फाइंड मोस्ट सूटेबल। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100% मैच करवाने चले जाते हैं, 100% कभी भी मैच नहीं करेगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को बनाया ही इस तरीके से गया है, द फॉर्मेट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल है ना वो लगेगा, जो सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। 100% नहीं मैच करेगी कोई भी हेडिंग आपकी, पर जो सबसे ज़्यादा सूट कर रही है बातचीत के साथ, वो आपका आंसर होगा। देन इट इज़ टाइम टेकिंग फॉर श्योर, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट 100% एक्यूरेसी रीडिंग के अंदर, एट द एंड अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो फर्स्ट इज दैट यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, देन टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हुज बैंड लेवल इज स्टिल 4.5, देन यू नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको 4 से सीधे 7 पे ले जाएगी। इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी दैट हाउ इन रियल लाइफ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि जब क्वेश्चन सामने आ जाए तब क्या करना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की क्वेश्चन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो हेडिंग्स सारी पढ़ लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। बिकॉज अगर सारी हेडिंग्स पढ़ोगे, सारी हेडिंग्स आपकी किसी एक पैसेज पे या सारे पैसेज पे यूज़ नहीं होने वाली, बहुत सारी इसमें से वेस्ट हैं। मोरओवर इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस ना ही आपको एक बार पढ़ने पे याद रहेंगे। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसको छोड़ो, नहीं रीड करना,
मैं पहले क्या करूँगा, मैं ए रीड करूँगा, मैं सिंपली ए पैराग्राफ अच्छे से रीड करूँगा, ए की पहली लाइन रीड करूँगा, ए की लास्ट लाइन रीड करूँगा। देन जो भी मुझे लग रहा होगा आई विल कम ओवर हेयर एंड देन आई विल मार्क माई आंसर। ओके, देन मैं अपना यहाँ पर आंसर लगा लूँगा। अगर तो मुझे मिल गया, अगर तो वो मैच कर गया, देन इट इज़ ओके। या तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, या फिर अगर मैं 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज होऊंगा मैं 2 लगा लूँगा पहले। एंड एट द एंड जब आगे आप इन्हें पढ़ते जाओगे, ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, धीरे धीरे करके जब आपने ये एंड तक सारे एफ तक पढ़ लिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और मैच द इन्फॉर्मेशन में ये एक चीज़ कॉमन है कि आपको पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते क्लैरिटी नहीं होती, आप क्लियरली आंसर्स नहीं मार्क कर सकते बिकॉज यू डोंट नो, आपको भी क्लियर ओवरव्यू है ही नहीं है पूरे पैराग्राफ का। तो क्या करना है कि इनको बहुत ही ज़्यादा ना क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से करना है, आपको इसमें पेशेंस रखनी है, पेशेंट तरीके से करना है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, एंड एक ओवरव्यू ज़रूर लेना कि पूरे पैराग्राफ में बात क्या हो रही है ये समझना है, बस डीप नहीं जाना। ज़्यादा डीप जाओगे, डीप जाने का फ़ायदा ही नहीं है। पूरी आइल्स की रीडिंग के अंदर डीप जाने का फ़ायदा है ही नहीं है। इसके अंदर डीप जाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं लगेगी। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे, दोज विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड विच विल नॉट बी हैविंग एनी यूज़ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, तो फ़ायदा ही नहीं है। एक ओवरव्यू लेके चलो कि क्या बात हो रही है, बस पता लग गया जब क्या बात हो रही है, फिर यहाँ से मैच करवाना शुरू करो। बिकॉज अगर यहाँ हेडिंग्स भी देखोगे ना, ये भी एक ओवरव्यू के ऊपर ही है। ये देखो, जैसे कि पहला कह रहा है द लिंक बिटवीन फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। तो लिंक कहाँ पर है, जिस भी पैरे में लिंक की बात हो रही है कि फेदर्स और इंटरनेशनल अवेयरनेस पे, वो आंसर आ जाएगा। एन अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पजेज, जहाँ पर मिलिट्री होगी, जहाँ पर अनसूटेबल डेकोरेशन होगी, वो आंसर आ जाएगा। तो ये भी ज़्यादा डीप नहीं होते, ये भी ऊपर ऊपर से ही होते हैं सारे। ऊपर ऊपर से मतलब ओवरव्यू लेके चलो, आपको इजीली आंसर मिलने वाले हैं अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के भी। इसके अंदर सिनोनिम्स का ज़्यादा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ नहीं मैच करती, यहाँ ओवरव्यू मैच करता है, मतलब मैच करता है चीज़ों का। यहाँ पर बस आपको टाइम ज़रूर देखते चलना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका एक ये फ़ायदा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाती है पैसेज की पूरी। तो इसके साथ जो आगे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं ना करने वाले, जैसे यहाँ पर देखो ये 40 तक के क्वेश्चंस हैं, ये आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ये करने आपके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाले फिर, क्योंकि आपने पहले इसको पढ़ लिया होगा। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं करना, ये नहीं सोचना कि ये नहीं होंगे। सिंपली पैरा रीड करो, सभी ऑप्शंस में से निकलो, जो मोस्ट सूटेबल होगी आंसर लगा दो। यहाँ पर ये भी नहीं है कि 100% मैच करेगा, मोस्ट सूटेबल जो होगा वो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर। वन मोर डेंजरस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस। बहुत दिक्कत आती है मोस्टली स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर, बट इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। एक्चुअल में क्या है कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपको क्या करना है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन रीड करो पहले, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन रीड कर लिया, ऑप्शन पढ़ ली, 4 चीज़ें आपके दिमाग में पहले पड़ गई हैं। नाउ हाउ वुड यू बी एबल टू चूज वन ऑफ दोज? 4 चीज़ें पहले पढ़ ली हैं हमने, अभी पैसेज में भी जाना है, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन देखनी है, फिर क्या आंसर लगाओगे आप? पहले सिंपली क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन लेके उसको समझ के then go into the passage and find similar words find out करो, लोकेशन फाइंड आउट करो। मैं हर टाइप के क्वेश्चन में पहले कह रहा हूँ लोकेशन फाइंड आउट करो, पहली चीज़ ही लोकेशन है। लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है? सिमिलर वर्ड्स देख के। क्वेश्चन समझ में आ गया, सेम सेंस वाली बात देखो कहाँ पर हो रही है, वहाँ पहुँच गए आप, वहाँ पर देखो क्या सारी बातचीत है, उसको समझो। हाईलाइट इन्फो ऑन द लोकेशन, हाईलाइट द इन्फो ऑन द लोकेशन, देखोगे क्या बात मैच कर रही है, कौन सी बात यहाँ पर हो रही है, उसको दिमाग में बिठाओ, अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। आफ्टर दैट रीड द ऑप्शंस। नाउ कम्स द केस व्हेन यू रीड द ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस पढ़ लोगे, सब खिचड़ी बन जाएगी, बट वंस यू वुड हैव अंडरस्टूड the information on the location and then you read the options, it will be much easier for you to choose an answer of the 4 options. क्यों? आपके पास पता है, आपको सही इंफॉर्मेशन पता है कि वहाँ पर तो ये बात हुई है, आपने सिर्फ उस मैच करवाना है उन्हें। अब बात आ जाती है कि 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये कैसे पता चले कि कौन सी गलत है कौन सी सही है? देखो 4 ऑप्शन है ना, बीच में से एक आपकी आंसर होने वाली है, हमेशा एक आपका आंसर होगा, और जो 3 क्वेश्चंस होंगे आई कॉल दोज डिस्ट्रैक्टर्स।
उनको मैं डिस्ट्रैक्टर्स कहता हूँ, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाले होते हैं और कुछ नहीं। एक ऑप्शन ऐसी होगी जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, जो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए हो ना उसके साथ वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, मतलब उल्टी इन्फॉर्मेशन होगी। एक होगी हाफ मैचिंग, एक आपको तंग करेगी जो आधी मैच कर रही होगी, आप कहोगे यार ये भी आंसर लग सकता है, इसका ध्यान रखना बस। जो आधी मैच कर रही होगी, देखना पूरी मैच करनी चाहिए, जो पूरी मैच करेगी वही आपका आंसर होगा। एंड देयर इज वन ऑप्शन जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, बाहर से ही आई होती है, उसके बारे में पैराग्राफ में भी नहीं बात होती। सो यू हैव टू एलिमिनेट दीज, लर्न टू एलिमिनेट। अपने दिमाग में देखो कि ये क्यों नहीं आ सकती, गलत वाली निकाल दोगे, लास्ट पे सही वाली खुद ही बच जाएगी आपके पास। आइदर चूज द राइट वन, नहीं मिल रही तो गलत निकालनी शुरू कर दो, गलत 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 सारी निकल गई तो लास्ट पे आपके पास सही वाली ऑप्शन बच जाएगी एंड योर MCQs वुड बी डन इन दिस वे। एक चीज़ याद रखना, MCQs हमेशा डाउनवर्ड्स ऑर्डर में आते हैं। मीन्स आपको पहले वाला अगर यहाँ कहीं मिल गया तो दूसरे वाला उसके नीचे ही मिलेगा, तीसरे वाला फिर उसके नीचे ही मिलेगा, दोबारा ऊपर जाने की कभी ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। दिमाग में ये चीज़ प्लीज़ रखना। एंड नाउ लेट्स सी कि MCQs को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। MCQs को करने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी सिंपल। पहले सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ व्हाट इज़ द रिव्यूअर्स मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ, सीधा सीधा दिया हुआ कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसका मेन पर्पस क्या है। अब अगर पहले ही मैं इन चारों को पढ़ के चलूँगा मुझे कुछ भी नहीं याद रहने वाला। इतनी इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी इतनी लंबी ऑप्शंस में से आपको क्या याद रहेगा। सो किसी की भी इतनी मेमोरी नहीं होती, नोबडी हैज़ दिस मच मेमोरी स्पैन कि उसको इतना जल्दी सब कुछ याद हो जाए। सिंपली क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे कि मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस मुझे सिंपली यार यहाँ से रीड करके ही मिलेगा। अगर मैं इस पहले पैराग्राफ को रीड करूँगा देन ओनली आई विल गेट टू नो अबाउट द पर्पस ना। तो पहले रीड करो, फर्स्ट रीड, देन अकॉर्डिंगली यहाँ से चीज़ों को मैच करवाओ। जो भी वहाँ से पढ़ के आओगे आपके दिमाग में तो रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग देखो कि पर्पस वहाँ क्या था, फिर एलिमिनेट करो। द थिंग्स विच आर टोटली नॉट नीडेड उनको एलिमिनेट कर दो, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। और जो एलिमिनेट करके लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाएगी वही आपका आंसर होने वाला है। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग, MCQs के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। ऑप्शंस नहीं पढ़नी, आपने क्वेश्चन पढ़ना है। आपकी जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द मेन थिंग फॉर यू, ऑप्शंस आर सेकेंडरी। क्वेश्चन पढ़ोगे लोकेशन पे पहुंचोगे, लोकेशन पे पढ़ोगे लोकेशन पढ़ोगे तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब सही इंफॉर्मेशन मिलेगी देन ओनली यू विल बी एबल टू मैच। ये जो इतनी सारी ऑप्शन है ना, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाली गई है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्वेश्चन इज द मेन थिंग, देन लोकेशन पढ़ो समझो, देन आके चीज़ें एलिमिनेट करो। दिस इज द राइट थिंग टू डू। ये पढ़ के क्या होता है कि हम इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर, फिर वो टोटली रॉन्ग पाथ पे चीज़ें चली जाती हैं और सारा कुछ ख़राब हो जाता है। आपको ऑप्शंस पहले नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी, ऑप्शंस बाद में पढ़नी है और निकालते जाना, उनको एलिमिनेट करते जाना है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर ना ये देखा करो कि पूछ क्या रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है व्हाई डज द रिव्यूअर इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिटिव्स बिहेवियर इन द थर्ड पैराग्राफ। जो रिव्यूअर है उसने एग्जाम्पल्स क्यों इंक्लूड की है, ये रीज़न आपने बताना है। तो आप सीधे यही चीज़ फाइंड करोगे कि उसने क्यों ऐसा किया। वट पॉइंट डज द रिव्यूअर मेक अबाउट चार्ल्स टू इन द फोर्थ पैराग्राफ। चार्ल्स टू के बारे में रिव्यूअर क्या कह रहा है, तो मैं सीधे यही देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा ही एम टू रीस्टोर पीपल्स फेथ। अगर मैं ये सारा रीड करके चलूँगा कुछ भी नहीं पता चलना। अगेन द सेम थिंग, रीड द क्वेश्चन, थिंक अबाउट सिनोनिम्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिटिव्स बिहेवियर, हो सकता है बिहेवियर को माइंडसेट लिख दिया हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, when the reviewer says the book doesn't quite hit the mark, she is making the point that doesn't quite hit the mark। अब ये चीज़ फाइंड करनी है, तो सिमिलर थिंग्स फाइंड करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। MCQ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन रीड करो, पहुँचो, इन्फॉर्मेशन लेके आओ, एलिमिनेट करो, लास्ट पे जो बच गया इट इज़ योर आंसर। अगर इसमें और डिटेल चीज़ें चाहिए ना प्लीज़ कमेंट डाउन, एक पूरा MCQ का टेस्ट इकट्ठे सॉल्व भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक और टाइप आती है दैट इज मैचिंग द इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको ना इंफॉर्मेशन मैच करवानी होती है कि ये वाली बात है जो इस पैरे में हुई है। एक चीज़ माइंड में रख लो, इसको लास्ट पे करो,
अगर तो ये फर्स्ट पैसेज में आ जाती है, ये क्वेश्चन टाइप फर्स्ट पैसेज में आ जाती है, इसको पहले कर लो बिकॉज वहाँ इजी होने वाला है। अगर ये लास्ट में है, इसको लास्ट पे करो। थर्ड पैसेज में है तो इसको लास्ट में करो बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम योर्स। और इसको अगर सारे ठीक करने हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छा लेवल चाहिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड लेवल और आपकी रिक्वायरमेंट कम है ना, तो इसको ज़्यादा ध्यान से ना करो, इसको छोड़ दो। छोड़ ना दो पर बहुत ज़्यादा ध्यान से ना करो, क्योंकि जितना टाइम यहाँ पर लगाने वाले हो यहाँ पर आउटपुट कम है। इन रीडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि ज़्यादा टाइम अगर किसी क्वेश्चन पे लगाते रहे क्या, अगर उसकी आउटपुट ही नहीं निकल रही तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। फिर यू नीड टू गेट द स्कोर, आपको स्कोर चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने किए। अगर आपके अच्छे से 30 क्वेश्चन करके भी स्कोर बन जाता है, देन व्हाई डू यू हैव टू अटेम्प्ट द लास्ट 10 ऑल्सो। अगर 30 में से आपके 30 बहुत अच्छे से आ जाते हैं सारा टाइम उन पे लगा के, देन इट इज़ अ बेटर चॉइस। ओके, सो ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट क्या कहते हैं, डिफिकल्ट लेवल वाले हैं। यहाँ पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के जैसे ही हैं, पर ये अलग है थोड़ी बात। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, जैसे 13, 14, 15, 16, 17 सारी स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लो। अंडरस्टैंड कर लो कि किस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। मार्क द सिनोनिम्स ओवर देयर। जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। अब आप पूछोगे सर कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करें, जो मन करे सिलेक्ट कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। कीवर्ड सिलेक्शन भी ना कोई ये नहीं है कि यही वर्ड्स हमेशा आने वाले, स्टेटमेंट में से कुछ भी मैच कर जाता है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड देखो कि ऐसे सिमिलर वर्ड्स क्या आ सकते हैं वहाँ पे। फाइन, ऐसा अगर आपको मिल गया, उसके बाद चलो पैसेज के अंदर। पैसेज के अंदर जब पहुँच गए, अंडरस्टैंड द पैसेज, हैव एन ओवरऑल ओवरव्यू। एक ओवरव्यू लेके चलो कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, अंडरस्टैंड करो उसको, स्कैन करो पैसेज को, बहुत डीप में मत जाना। फिर दोबारा से क्वेश्चन वाली साइड पे आओ, मैच करवाने की कोशिश करो कि ये ए में मैं पढ़ के आया हूँ, मैं देखता हूँ कि कहीं पे मैच कर रहा है, जहाँ मैच कर जाए आंसर अपना लगा दो, मार्क दी आंसर। इनको करने का बेनिफिट भी है। अगर आपका लेवल अच्छा है, आप इनको अगर पहले करते हो, एक ऑर्डर में करते हो, तो क्या है कि आपको पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही हो जाएगी। पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होगी, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चंस आल्सो। सो दोनों केसेस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टेक दीज क्वेश्चंस। अगर तो अच्छे हो तो इनको पहले कर लो। अगर आपको पता है कि आपके इनमें सही स्कोर नहीं आता, प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो इनको लास्ट पे करना ही ज़्यादा बेहतर है। नाउ लेट्स सी कि इनको कैसे करते हैं। अगर हम मैच द इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस की बात करें ना, तो इनको करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इनको सभी को एक छोटी सी रीडिंग ले लो कि हर क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। आप इनकी रीडिंग ले लोगे ना, आपके पास इजी हो जाएगा ये इन्फॉर्मेशन को वहाँ लेके जाना। अब इसको रीड कर लो, देन वन बाय वन पैराग्राफ्स रीड करने शुरू कर दो। इफ़ दिस इज़ ओके, अगर इस तरीके से आपको आंसर्स मिल गए, देन इट इज़ टोटली फाइन। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तरीका ज़रूर है। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेंज ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ ऑयल पाम ट्री कल्टीवेशन। एग्जाम्पल्स दी होंगी, रेंज ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल एडवांटेजेस मतलब कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हो सकते हैं ऑफ ऑयल पाम ट्री कल्टीवेशन। अब मैं सीधे ये एडवांटेजेस भी ढूंढ सकता हूँ जाके। मैं जल्दी जल्दी स्कैन करने वाले तरीके से हर एक पैराग्राफ के अंदर ये भी देख सकता हूँ कि पाम ट्रीज़ की कहाँ बात है, उनके फ़ायदों की बात कहाँ हुई। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द आंसर। ये भी अच्छा तरीका है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास कौन सी स्ट्रैटेजी, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है, व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। ओके, ये आपको पता लग ही जाएगा वैसे किस पैराग्राफ में कौन सी बात हो रही है, कि जल्दी जल्दी ओवरव्यू के साथ। तो डीप नहीं जाना इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों के। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या होता है कि हमें डीप जाना पड़ता है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यहाँ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको एक ओवरव्यू से चीज़ें पता लग जाती हैं कहाँ कौन सी बात हो रही है। ओके, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस के सिनोनिम ज़रूर सोच के रखो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी लिख सकते हैं। विच कंट्रोल्स, विच होल्ड्स आ सकता है, या विच रेगुलेट्स आ सकता है। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कह सकते हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट की जगह इफेक्ट्स आ सकता है। पाम ऑयल प्रोडक्शन तो सेम ही आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। थिंक अबाउट द सिनोनिम्स। और ये आंसर आपके एक ऑर्डर में नहीं होने वाले, हो सकता है कि आपको जो 20th है वो यहाँ मिल जाए, 19th आपको यहाँ जाके मिले, तो ये ऑर्डर में नहीं है। तो इनके ऊपर अगर तो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी बन जाती है, इफ़ यू गेट टू अंडरस्टैंड दीज, देन आप बहुत कम टाइम में नहीं कर सकते हो।
नंबर ओनली थिंग इज़ दैट सिनोनिम्स ढूंढते चलो, सिनोनिम्स अंडरलाइन करते चलो। और एक और चीज़ है, जब आप इन्हें स्टार्ट करोगे ना, आप जब पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है, आपको पैसेज का पता ही नहीं है कि कहाँ कौन सी बात हो रही है। बट जब आप थोड़ा आगे पहुँच जाओगे, जब आप मोस्टली चीज़ें रीड कर लोगे ना यहाँ पे, देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी, आपको क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कहाँ कौन सी बात हो रही है। देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि पहले कोशिश करो रीड करना शुरू कर दो। फाइन, एक एक पैराग्राफ, जब ओवरव्यू मिलना शुरू हो जाए, आंसर्स मिलने शुरू हो जाएं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते देखना आपका खुद ही कॉन्फिडेंस इसके अंदर बन जाएगा। सो इसके अंदर सिनोनिम्स पे फोकस करो एंड साथ ही साथ बात पूरी की पूरी मैच होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट के अंदर। मोर ओवर इनके अंदर ना एक और टिप है, आपके पास जो और क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास 2 क्वेश्चन ही MCQs के आ गए, देन इधर आपके पास कुछ ब्लैंक्स भी आ गई। अगर आप इन्हें पहले अटेम्प्ट कर लेते हो ना, देन यू गेट टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल पैसेज। तो अगर इनके साथ कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो उन्हें पहले कर लो, बिकॉज आपको आइडिया लग जाएगा। देन इट विल बी वे ईजियर फॉर यू टू डू दीज, बिकॉज ये क्लैरिटी मांगते हैं, ये ओवरव्यू मांगते हैं। इसके अंदर अगर आइडिया पता लग गया देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। सो पहले बाकी वाले कर लो, इन पे बाद में आ जाओ। देन कम्स द बेस्ट क्वेश्चन टाइप अकॉर्डिंग टू मी। ये सबसे ईजी है अगर आपको करने आ गए। दीज आर कॉल्ड द समरी ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर ना सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में ये है सिमिलर टू ब्लैंक्स, पर ब्लैंक्स में क्या होता था, आप इन्फॉर्मेशन पैसेज में से निकालते थे, पैसेज में से आप वर्ड सिलेक्ट कर लेते थे और आप सीधे उसका आंसर लगा देते थे। बट यहाँ क्या है कि आपको वो वर्ड लेके आना है, फिर आपके पास एक टेबल दिया होगा, टेबल के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे और आपको उन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ उसको मैच करवा के फिर लगाना आंसर। हाँ, यहाँ पर आपको सिनोनिम पता होने चाहिए। तो अगर आपको सिनोनिम पता है ना, आप इजीली लगा लोगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको करने का। फर्स्ट इज फाइंड द एरिया। एक ना जो आपको समरी ब्लैंक्स वाला पूरा टेबल आएगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया होगा पैसेज का, या तो स्टार्टिंग में होगा, लास्ट में होगा, मिडिल में होगा। पहले उसको सर्च कर लो। जब वो फाइंड आउट कर लिया, देन रीड बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक। ब्लैंक से 2 वर्ड पहले, ब्लैंक से 2 वर्ड बाद रीड करके चलो, देखना आपके 100% आंसर सही हो जाना है। बिकॉज यहाँ पर अगर उन्होंने ये चीज़ डिफिकल्ट की है ना कि टेबल में सिनोनिम्स हैं, तो उन्होंने ये चीज़ इजी की है कि जो आपका आंसर होगा ना, जो भी आपका पर्टिकुलर आंसर होगा, उसके पहले वाला एक, बाद वाला एक वर्ड और एक पहले वाला वर्ड 100% आपका पैसेज में सेम होगा। जाके ये देख लेना आप, 100% ये पैसेज में सेम होने वाला है। आपको आंसर इसी तरीके से मिलेगा। जब आपने ये 2 वर्ड मैच करवा लिए, आपके क्वेश्चन के जो वर्ड है ना, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, ये आपको ब्लैंक है बीच में, यहाँ वाले 2 वर्ड और यहाँ वाले 2 वर्ड जब आपने यहाँ पैराग्राफ में आके मैच करवा लिए ना, वही इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर होगी वो इधर कहीं पे होगी, तो आपका आंसर निकल आएगा। मुझे पता आपको इतना समझ नहीं लगा होगा, वी विल गो इनटू द बुक और तब अच्छे से समझ आएगा। देन प्रेडिक्ट द आंसर। प्रेडिक्शन, आंसर प्रेडिक्ट करना चाहिए इसके अंदर कि क्या आ सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये समरी ब्लैंक्स जो होती हैं जनरल लेवल के आंसर्स होते हैं। कई बार आप इन्हें बिना पढ़े भी कर सकते हो। मैंने इसलिए तुक्का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप तुक्का भी लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। बिकॉज सम क्वेश्चंस आर करेक्ट इन द जनरल लाइफ, मतलब जनरल लाइफ की चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर इजीली ऑप्शन भी कोई फिट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपकी वही ब्लैंक्स वाली ट्रिक चलेगी, एस, ई, एस, ए एंड द, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना। देन सिंपली रीड द पैसेज रीड करो और मैच कर दो वर्ड्स आके अपनी इंफॉर्मेशन के साथ मैच करवा के। कोई भी सिनोनिम जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला आंसर है, मोस्टली वही आंसर होता है, तो उसको लगा दिया करो, ज़्यादा सोचा भी मत करो। नाउ लेट्स सी कि इसको करते कैसे हैं ऑन पेपर। सो हियर आर द समरी ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या होने वाला है, एक टेबल आपको ऊपर दिया होगा, एक टेबल यहाँ दिया होगा। ये वाले टेबल के अंदर आपने यहाँ से वर्ड्स उठा के फिट करने हैं। तो इनके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये वाले आपके ऑप्शंस हैं ना, इनके आपको सिनोनिम्स मिलेंगे यहाँ पर पैसेज के अंदर। यहाँ पर इनकी सिनोनिम्स होंगे, मैंने पहले अंडरलाइन करके भी रखे हुए हैं। आपको मैं बताता हूँ ये चीज़। ये देखिए, आपने क्या करना है, सिंपली पहले क्वेश्चन पढ़ना है, लाइन ढूंढनी है, सेंटेंस आपने ढूंढनी है, कौन सी बात कहाँ पे हो रही है। और ये जब आपको मिल गया कि कौन सी बात कहाँ पर है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर फिट हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ 27 का जो आंसर है ना, वह यहाँ पर डील बात आ रही है। अब डील के जैसा वर्ड यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मैच करवानी है। 28 जो है, इसका भी मैंने मार्क किया हुआ है पहले ही, एन इम्पॉर्टेंट डैश दैट वॉज हेल्ड, इसका था यस, इसका आंसर जो है यहाँ पे दैट इज
या रिलीजन की बात हो रही है, यहाँ रिलीजन जैसी बात हो रही है कि उसने रिलीजन बदल लिया था, तो यहाँ रिलीजन वाला हमारे पास रिलीजियस कन्विक्शन है। ओके, फिर उसके बाद जो 29th था, 29th की बात यहाँ पर थी, कंप्रीहेंसिवली डिफीटेड, हराने की बात हो रही थी, तो यहाँ विक्ट्री जैसा आंसर हमारे पास यहाँ पे है। ओके, उसके बाद एक आंसर था जिसके अंदर नेक्स्ट पे यहाँ बात हुई थी ह्यूज सम की, जो ह्यूज सम है उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है लार्ज रिवॉर्ड। तो चक्कर क्या है कि समरी ब्लैंक्स के अंदर आपकी सीरियल ऑर्डर में आंसर होने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। यहाँ से आपने देख लिया, अपने दिमाग में सिनोनिम्स लगाओ और जो मैच हो रहा है वो आप अपना आंसर लगा दो। ओके, आपको ये वाले वर्ड्स पैरे में नहीं देखने को मिलने वाले, पैरे के अंदर आपको ऐसे ऐसे सिमिलर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फाइन, सो फॉर गेटिंग गुड इन दीज क्वेश्चंस ट्राई टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स सीखें। एक आपको मोस्टली लिस्ट ऑफ पीपल वाले क्वेश्चन आते हैं आइदर इन द सेकंड पैसेज और इन द थर्ड पैसेज। मोस्टली ये थर्ड पैसेज में लास्ट पे जाकर के ही होते हैं। Keep one thing in mind that you have to attempt these questions once you have attempted all other questions. आपको उसके बाद ही इन्हें attempt करना है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको information scattered मिलेगी। कोई information आपको starting में मिल रही है, कोई last पे, कोई इधर, कोई इधर। तो जब scattered information हो ना, जब तक आपको clear एक overview नहीं है पूरे passage का, you will not be able to do it correctly. तो पहले आपको अगर MCQs दिए थे, अगर headings दी थी या ब्लैंक्स दी थी, तो पहले उन्हें कर लो, आफ्टर दैट कम ऑन दीज क्वेश्चंस। अब आप जब इन क्वेश्चंस पे आओगे, अंडरलाइन द नेम्स अंडरलाइन कर लो, जो भी आपको रिसर्चर्स के नाम दिए हुए हैं ना, जहां जहां पर उसकी बात हो रही है अंडरलाइन कर दो उसे पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि जेम्स की बात यहाँ हो रही है, एरिक्सन की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, आइडिया लग जाए। देन रीड ऑल द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को समझो कि किस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, अंडरस्टैंड कर लो उसे। वंस यू अंडरस्टैंड, थिंक ऑफ सिनोनिम्स। ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन इन रीडिंग थिंक ऑफ सिनोनिम्स। सोचो कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्ड, तो वहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ अप्रोप्रिएट लिखा है, वहाँ सूटेबल लिखा होगा, यहाँ करेक्ट लिखा है, वहाँ राइट लिखा होगा। ऐसे वर्ड सोच के चलो। देन फाइंड द इन्फो। हर एक रिसर्चर के बारे में पढ़ लो। जैसे यहाँ पर अगर जेम्स की बात हुई है, तो मैं अच्छे से पहले पढ़ लूँगा कि जेम्स का क्या मसला है सारा। ये मैंने रीड कर लिया, फिर मैं अपने क्वेश्चंस के अंदर आऊँगा, फिर मैं आके आंसर मैच करवाऊँगा सीधा। ओके, अगर यहाँ पर एक और बंदा है जैसे कि हेनरी है ना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो पहले मैं हेनरी का सारा किस्सा पढ़ लूँगा, इसका मुद्दा पढ़ लूँगा कि ये क्या बात कर रहा है, और फिर मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने क्वेश्चंस के अंदर चला जाऊँगा। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है कि सिनोनिम्स का हैवी यूजेज होगी, तो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आप कर लोगे अगर आपके पास टाइम है। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस होते हैं, समरी ब्लैंक्स जो हो गई या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हो गई, ये आती हैं थर्ड पैसेज के अंदर। यू कैन ओनली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इफ़ यू हैव करेक्टली डन द ईजियर वंस। आपने ईजी वाले अच्छे कर लिए हैं ना, तभी आप ये कर सकते हो। ये उनके लिए हैं जिनको स्कोर की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है। ओके, तो आपको ये थोड़ा पढ़ के करने पड़ेंगे। लेट्स सी कि इनको कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट ऑफ पीपल या लिस्ट ऑफ जॉब्स, मतलब ये लिस्ट वाले क्वेश्चंस की, तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका पता है क्या है? जहाँ जहाँ पर भी ये है ना, उनको अंडरलाइन कर दो। अब ये जैसे मेरे पास पैराग्राफ है, जहाँ पर भी मुझे ये नाम देखने को मिलेंगे, आई विल अंडरलाइन दैट एरिया, और जब मैं अंडरलाइन कर दूंगा देन मुझे आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी बात हो रही है। इट विल हेल्प मी टू फाइंड द आंसर्स इन एन ईजियर वे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ आर्टिस्ट की बात हो रही है, यहाँ मैं आर्टिस्ट अंडरलाइन कर सकता हूँ, फाइन। और जहाँ पर भी जो भी बात हो रही होगी, लाइक वर्कमैन ओवर हेयर, सो मैं उनको अंडरलाइन करता जाऊँगा। यहाँ पर मुझे फार्मर्स मिल गए, ओके, यहाँ मुझे ओवरसीयर्स मिल गए। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर हैं, ओवरसीयर है, पॉटर है, फार्मर है, रीड कटर है, मैं सबको वहाँ अंडरलाइन कर दूँगा, सो दैट आई गेट टू नो कि कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जब मैं उन्हें अंडरलाइन कर दूँगा, देन आई विल रीड माई क्वेश्चंस वंस। मैं सारे क्वेश्चंस एक बार ही पढ़ लूँगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन आई विल ट्राई टू फाइंड इट। जैसे मुझे अब फार्मर वाली लोकेशन पता है, तो जहाँ जहाँ फार्मर की बात हो रही होगी ना, मैं फार्मर रीड कर लूँगा, और अगर वो कहीं यहाँ पर मैच किया तो मैं सिंपली आंसर लगा दूँगा। आपको ये अंडरलाइन करके इन्फॉर्मेशन ढूंढना आ गया, देन दिस विल बी वे ईजियर फॉर यू। दिस इज़ द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस। अगर आप इन्हें लेके यहाँ ढूंढोगे, कभी नहीं मिलने वाला। आपको इन्हें अंडरलाइन करना ही होगा,
इनके बारे में गिवन इंफॉर्मेशन रीड करनी होगी, देन आपको ये आंसर्स मिलेंगे। अंडरलाइन करो, देखो कौन क्या कह रहा है, देन उसके साथ इस गिवन इंफॉर्मेशन को मैच करवाओ। इस तरीके से आपको ये आंसर्स बहुत जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से मिलेंगे। एक और टिप, अगर इनसे पहले आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर MCQs हैं, देन कोशिश करो कि आप उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, बिकॉज उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको एक ओवरऑल व्यू लग जाएगा पूरे पैसेज का। फाइन, ये आपके लिए करने बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आप इन्हें स्ट्रेट रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही करोगे, कोई पैसेज के स्टार्ट में इन्हें शुरू कर दोगे, ये बहुत डिफिकल्ट होंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ये टाइम की टिप है कि इनको आप सेकेंडरी रखो, इनको आप बाद में करो। आई होप दैट दिस वीडियो वुड हैव बीन ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू। आपको ज़्यादा नहीं तो 50% चीज़ें तो समझ में आई ही होंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो वो कमेंट्स के अंदर। एंड डू कमेंट्स, आपके कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। डू कमेंट ऑनेस्ट ओपिनियंस, ऑनेस्टली आपको जो भी चीज़ लगी, जो अच्छा लगा वो कमेंट करो, जो बुरा लगा वो कमेंट करो। ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में किस चीज़ के ऊपर अपलोड करूँ। So thank you very much for watching this video and we'll see other videos on the channel also. मैं डीप के अंदर राइटिंग की वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके के टास्क को कैसे करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। हर कुछ चीज़ मैं बहुत सिंपल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा उन वीडियोज़ में। So please try to watch the other videos on the channel also. Thank you.